हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। तो क्या हाल चाल आप सबके? तो आपका सबसे पहले मुझे बताओ, जो आपका गणित का पेपर था कल, वो आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया है ना? तो आज हम लोग करने वाले हैं, पहले मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपका जो गणित, जो कुछ बहुत बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका गणित का भी जो कल पेपर था, ठीक है, पहले बताओ कि जो गणित का पेपर था, गणित का एग्जाम जो आपका कल था, उसका एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया? ठीक है, कमेंट्स करके जल्दी बताओ, ठीक है, मुझे देखना है कि इसका पेपर अच्छा गया। ठीक है, अब देखो, आज हम लोग करने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2026, मतलब, और क्लास क्या होने वाली? क्लास 9। क्लास 9 एक मिनट। है ना? क्लास 9 की विज्ञान करेंगे, साइंस करेंगे। क्लास 9 के लिए तैयारी किसी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं हम लोग कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब 2026 में जिन जिन विद्यार्थियों की जो है क्लास 9 में साइंस में कंपार्टमेंट आई हुई है, हम जो है उसकी तैयारी कर रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले क्लास 9 साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं? सारे क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज। कैसे क्वेश्चन होंगे? सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है, एमसीक्यू सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पिछले साल के सभी मार्क प्रश्न, मतलब ऑल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू एमसीक्यू, ठीक है ना? ओके, चलो। हम्म, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था में निम्न परिवर्तन होता है ना? सब्लिमेशन की बात कर रहा है। सब्लिमेशन इज सेड टू अकर व्हेन द चेंज इट इन स्टेट ऑफ सबस्टेंस अकर डायरेक्टली फ्रॉम क्या होता है? ठोस से डायरेक्ट क्या बनता है? गैस बनता है। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? जब भी क्या होगा जब भी जो है सॉलिड टू गैस, जब भी जो है, जब भी क्या होगा, डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तन होगा। जैसे क्या है, जो पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन क्या होता है? पहले ठोस होता है, फिर क्या द्रव अवस्था होती है, उसके बाद गैस अवस्था होती है, ठीक है ना? सबसे पहले क्या होता है? सॉलिड स्टेट्स, फिर लिक्विड स्टेट्स, फिर आता है गैसीय स्टेट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सॉलिड टू डायरेक्ट, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन रहा है? गैस बन रहा है, लिक्विड नहीं बन रहा है, ठीक है, मतलब ठोस से डायरेक्ट क्या बन रहा है? ठोस से डायरेक्ट गैस बन रहा है। बीच का जो द्रव है, लिक्विड, इसको स्किप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? सब्लिमेशन होगा। कहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा? ऊर्ध्वपातन होगा, ठीक है। ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है, जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से उस मिश्रण की पहचान कीजिए, करिए या कीजिए टिंडल प्रभाव दिखाएगा, जो टिंडल प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द मिक्सचर अमंग द फॉलोइंग दैट विल शो टिंडल इफेक्ट, है ना? तो कौन कौन सा मिश्रण होता है? नींबू का रस, शरबत नहीं, ये नहीं होता है। क्या होता है? पानी और दूध, ठीक है, मतलब वाटर एंड मिल्क। जो पानी और दूध का जो मिश्रण होता है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव दिखाता है ना? और जितने लोग भी न्यू न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनसे कहूँगा, मैंने इससे पहले एक वीडियो और डाल रखी है, कौन सी? साइंस की क्लास 9 साइंस की कंपार्टमेंट से रिलेटेड। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने, फर्स्ट चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन कराए। तो अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, ठीक है, मैथ के नीचे ही होगी, देख लेना आप, ठीक है ना? तो साइंस की वीडियो इससे पहले मैंने साइंस की एक वीडियो डाल रखी है, तो जिन बच्चों ने, जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखी, वो जाकर देख लो, ठीक है। उसमें भी सारे क्या, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो साइंस का है, फर्स्ट चैप्टर, उससे रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कराए और लॉन्ग क्वेश्चन भी कराए। तो पहले ये देखने के बाद वो भी वीडियो देख लेना, ठीक है। और एक बात और, ये वीडियोस जो है आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में या क्लास 9 के ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है ना, ताकि उनका भी थोड़ा फायदा हो जाए। मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा, देखना बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर मिलेंगे, बहुत सारे नहीं, मैं कहूँगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको पेपर मिलेंगे, ठीक है ना? तो क्या निम्नलिखित में से किस मिश्रण की पहचान, क्या कौन सा मिश्रण टिंडल प्रभाव दिखाता है? कौन सा दिखाता है? पानी और दूध का मिश्रण क्या दिखाता है? टिंडल प्रभाव शो करता है, ठीक है। वाटर एंड द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। देखो लिखा हुआ टिंडल प्रभाव, ये होता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव होता क्या है? एक तरह का प्रकाश का प्रपंडन होता है, प्रकाश का फैलना, ठीक है, लाइट्स का स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। तो क्या रहा? प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। दिस स्कैटरिंग द बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अच्छा, जो डेफिनेशन करा रहा हूँ, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ,
और जो बीच में जो आपको डेफिनेशन कराऊंगा, हो सकता है कभी 2 नंबर की डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट एक्सप्लेन, है ना। टिंडल प्रभाव क्या होता है अपनी शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। इस हिसाब से मैं आपको कराऊंगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, साथ में क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं क्या करें, हमारे ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपकी हेल्प आगे भी कराऊंगा, 10th क्लास में भी कराऊंगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करना ऑनलाइन क्लासेस को। अब यहाँ देखो एक बात, एक क्वेश्चन और देखो, हो सकता है आपका याद हो कौन सा सॉल्यूशन देखो, कॉपर सल्फेट का विलयन जो है टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है ना। क्या कह रहा है, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, ये भी नोट कर लेना कि कौन सा नहीं दिखाता, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है क्या नहीं दिखाता, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, ठीक है। और दूध तथा पानी का मिश्रण क्या कहता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन आया है, कह रहा है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है ना। विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अब सबसे पहले अगर आप ये वाले क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो आपको जो है जितने हमारे तत्व हैं सबका परमाणु क्रमांक कम से कम 20 तक तो परमाणु क्रमांक याद कर ही लेना, है ना। जो हमारे एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके आप कम से कम 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेना, ठीक है। तो जैसे मैग्नीशियम है, ये वाले बैलेंसी वाले क्वेश्चन भी इस पे आएंगे, ठीक है। तो ये सब किससे होंगे, सारे के सारे एटॉमिक नंबर जिसको याद होंगे, ठीक है, परमाणु क्रमांक जिसको याद होंगे वो ही कर पाएगा, ठीक है। जैसे क्या है, कह रहा है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो Mg होता है का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है मैग्नीशियम का, ठीक है ना। मैग्नीशियम Mg हैज एन एटॉमिक नंबर कितना, 12 होता है। अब हम क्या करेंगे, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं, है ना, जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। देखो कितने इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना, 12 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना, 12 है। तो इसमें क्या उतने इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। जैसे क्या पहली कक्षा क्या होती है, पहला सेल K होता है, दूसरा सेल L होता है, फिर यहाँ पे M होता है, ठीक है, फिर N होता है, क्या होता है, फिर N। ये 4 सेल्स होते हैं हमारे, 4 कक्षाएं होती है ना। पहली कक्षा में क्या आते हैं, पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2। दूसरी कक्षा में कितने आएंगे, 8 आएंगे। अच्छा हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है टोटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन को हमें भरना है बारी बारी, 2 भर दिए, है ना। अब फिल करो, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन फिल करो। पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2, फिर 8 आएंगे, 10 हो गए। अब 2 और बचे, तो हम क्या करेंगे, 2 और बचे तो 2 हम दे देंगे इसे M को, ठीक है। तो 2 8 और 2 10 और 2 कितना हो गया, 12। हमने ये हो गया, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करना, बारी बारी नियम से फिल करना, ठीक है। तो इसका कितना होगा, 8 2 8 2 2, ठीक है। कौन सा होगा, 8 2 2 8 सॉरी 2 8 2 होगा, सॉरी क्या है, 2 8 2 क्या होगा, 2 8 2 मतलब सी वाला होगा, 2 8 2, ठीक है। अच्छा यही क्वेश्चन आ जाए जो मैग्नीशियम कहेगा आपसे, मैग्नीशियम की जो बैलेंसी बताओ, मैग्नीशियम की जो संयोजकता कितनी होती है, तो बैलेंसी संयोजकता याद मत करना, है ना। मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कैसे ये निकालते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना तो बैलेंसी निकालो, देखो 2 8 2। अब बताओ, हर कोई जो जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी होते हैं, हर कोई चाहता है कि जो हमारी आखिरी कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, है ना। लास्ट सेल में हर कोई इलेक्ट्रॉन चाहता है कि उसकी लास्ट सेल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। देखो यहाँ पे 2 हो रहे हैं, अभी क्या चाहेगा कि भाई मेरी आखिरी कक्षा में इससे क्या स्टेबल हो जाए, है ना। यदि किसी एलिमेंट होता है उसकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है, स्टेबल होता है एलिमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, अभी क्या करेगा, या तो किसी से 6 लेगा या 2 दे देगा, ये तो करेगा भाई। इसको अपनी आखिरी कक्षा जो ये है 2 हो रहे हैं, यहाँ पे 8 बनाने, है ना। अब 8 बनाने के लिए क्या करेगा, ये एक्टिविटी करता रहेगा, क्या करेगा, बेचैन रहेगा कि भाई मेरे को 8 बना दो, 8 बना दो, 8 बना दो। लास्ट कक्षा में 8 होना चाहिए, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होना चाहिए, 8, ठीक है। अब 2 क्या करेगा, किसी से 6 लेगा नहीं, कोई 6 देगा ही नहीं, क्या करेगा, अपने 2 किसी को दे देगा। ये 2 है, 2 अपने इलेक्ट्रॉन क्या लॉस कर देगा, खो देगा। तो अब यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसकी संयोजकता होगी 2, बैलेंसी कितनी होगी 2, है ना। संयोजकता बैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं
कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देना या लेना बैलेंसी कहलाता है। कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या जितने लेता है वो उसकी बैलेंसी होती है, उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। अब बताओ, जो इसने है, इसने मैग्नीशियम ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन खोए, 2, मतलब कितने लूज किए, 2, तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी, इसकी बैलेंसी होगी 2। सही है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन से आपको कितना सारा आपका कंसेप्ट क्लियर करा दिया है ना। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करें, अब तो निकाल लो, संयोजकता वाले भी आप क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। बट आप लोग क्या है 20 तक क्या याद कर लेना, परमाणु क्रमांक याद जरूर कर लेना, एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की, बताओ किसने की थी, है ना। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसने की थी, किसने की थी, किसने, रॉबर्ट हुक ने, है ना। रॉबर्ट हुक ने, यानी रॉबर्ट हुक ने क्या है सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। ये क्वेश्चन हो गया। आप लोग क्वेश्चन करते भी रहना, याद भी करते रहना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये तो मैंने अभी बताया कि फर्स्ट जो सेल होता है के कोश में, मतलब पहली कक्षा के, इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दूसरी कक्षा में 8 आ सकते हैं, तीसरी में 18 आ सकते हैं, चौथी में 32 ही आ सकते हैं, ठीक है। ये तो इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने भर सकता है। बट लास्ट सेल में, आखिरी कक्षा में हर कोई इलेक्ट्रॉन चाहेगा, हर कोई एलिमेंट चाहेगा, ठीक है, कि मेरी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। सही है, ये इसकी कैपेसिटी है, सही है, इसकी क्षमता है कि के कोश में क्षमता कितनी है, कितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकता है, 2 भर सकता है। एल कोश में मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता है, 8 भर सकता है। एम कोश में मतलब एम सेल में जो है, एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता है, मैक्सिमम 18 भर सकता है, ठीक है। और ऐसे एन सेल में मतलब एन कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कह रहे यदि माध्यम में कोशिका की तुलना में जल की सांद्रता कम है तो कोशिका परासर द्वारा जल को खो देती है ना। ऐसे विलयन को कहा जाता है। इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज। अब देखो, अच्छा पानी को खो रही है, ये क्या है, हमारा एक बिन है, पात्र है, डब्बा है ना। पानी खो रही है, कोशिका क्या करे, पानी खो रही है ना। हाँ हाँ, कोशिका की तुलना, और ये कोई कोशिका है, ये क्या है, ये मान लो कोई सेल है ना। और यहाँ पे क्या है, इसमें सेल में क्या है, बहुत सारा वाटर है, बहुत सारा पानी है। ये मैंने डब्बा रखा है, डब्बे में कोशिका पड़ी हुई है, सेल पड़ी हुई है, और कोशिका में क्या है, बहुत सारा पानी है। यहाँ पे जो है, जो येलो येलो है, येलो डॉट डॉट पानी दिखा रहा हूँ। तो बताओ पानी कहाँ पे जाता है, पानी है कोशिका मतलब सेल्स में, पानी वाटर जाता है बाहर, माध्यम जो है नहीं बाहर, कोशिका जहाँ कोशिका जिसमें रखी हुई है वहां पे पानी की मात्रा कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो सेल्स होता है, क्या कोशिका होता है, क्या करता है, वो पानी को लॉस कर देता है, निकाल देता है ना। पानी को क्या करेगा, बाहर बाहर फेंकेगा, ठीक है। पानी को क्या करेगा, बाहर करेगा, ठीक है ना। तो इसमें वही कह रहा है कि इसे इस विलयन को क्या कहते हैं, इस कहते हैं अति अति परासरण दावी विलयन कहते हैं, ठीक है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कोशिका सुकड़ जाती है, सेल्स होता है, सेल्स क्या होता है, सुकड़ जाता है, ठीक है ना। समझ में आया, कोशिका क्या करती है, पानी को खो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, अति परासरण दावी विलयन कहते हैं। चलो मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है, क्या होगा, ए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हो सकता है आपका, यहाँ से दो मैं डेफिनेशन करा हो सकता है 2 नंबर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है ना। अल्प परासरण दावी विलयन क्या होता है, ठीक है। अब देखो पहला हम पढ़ेंगे अल्प परासरण दावी विलयन कहेंगे, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे क्या होता है। एक प्रकार का विलयन है जिसमें कोशिका की बाहरी पानी की सांद्रता कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता अधिक होती है। मतलब जो कोशिका है, कोशिका के बाहर बाहर जो पानी है, पानी की सांद्रता कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता अधिक है। मतलब पानी जो सेल है, सेल से जो बाहर है पानी ज्यादा है। देखो ये जो डॉट डॉट क्या है, पानी कोशिका के बाहर पानी ज्यादा है और कोशिका के अंदर पानी कम है ना। A type of solution in which concentration of water
आउटसाइड ऑफ सेल इज मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द, है ना। तो अब वाटर क्या करेगा, वाटर जो आउटसाइड टू इनसाइड आएगा, अंदर से बाहर से अंदर आएगा, ठीक है ना। अच्छा हमने देखो क्या पढ़ा, अल्प परासर दाबी विलयन कैसे किसे कहते हैं, कि यदि कोशिका के बाहर पानी ज्यादा हो और कोशिका के अंदर पानी कम हो तो उसे क्या कहते हैं, अल्प परासर दाबी विलयन कहते हैं, सही है ना। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो पानी होता है, पानी सेल से होता है, कोशिका जो होता है उसे पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, ऑब्जर्व करके सोख लेती है ना, सोख लेगी, पानी को ले लेगी, ठीक है, पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी, और इस कंडीशन में क्या होता है, कोशिका क्या फूल जाती है, ठीक है, इसमें कोशिका फूल जाएगी, ठीक है। अब मैंने बताया, अब नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्या होता है, दूसरा क्या होता है दूसरा होता है अति परासर सरल दाबी विलयन क्या होता है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अब यहाँ पे क्या, एक प्रकार का विलयन जिसमें कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता कोशिका की मतलब अब इसमें क्या है, ये भी एक तरह का विलयन है जिसमें क्या है, कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता ज्यादा है, मतलब कोशिका में पानी ज्यादा है, और कोशिका के जो बाहर है वह पानी कम है ना। आउट ऑफ सेल वाटर क्या है, इनसाइड द सेल वाटर ज्यादा है और आउटसाइड वाटर क्या कम है, सही है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोशिका क्या करेगी, पानी को लूज करेगी, पानी खोएगी, है ना, तो कोशिका क्या सुकड़ जाएगी, सुकड़ जाएगी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट करें, तो ये जो आपका क्वेश्चन भी करा थे इससे आया था, ठीक है ना। एक और होता है, एक होता है समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या होता है, एक मिनट को, थोड़ा जो है मेरा गला सा खराब हो गया है, बट वीडियो लानी बहुत ज़रूरी थी कि बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स बहुत आ रहे हैं कि बच्चों की जो है साइंस का पेपर है, वीडियो डालो, इसलिए अब गलत जैसा भी हो वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी आपके लिए, बस आपका जो है पास हो जाओ अच्छे नंबर से, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा आप मैनेज कर लेना, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है आज। ये क्या होता है, यहाँ पे जो है कोशिका में और कोशिका के बाहर पानी की सांद्रता इक्वल होती है, ठीक है ना, मतलब जितना वाटर सेल्स के अंदर होगा उतना ही बाहर होगा, ठीक है ना। समझ में आया, नेक्स्ट करें, तो आप तीनों पॉइंट याद कर लेना। कह रहा कौन सा विभज्य योतक तना और जड़ के बढ़ते सिरे में मौजूद है, ठीक है, मौजूद होता है, विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। कौन सा होता है, पढ़ो बताओ, कौन सा होता है, ये होता है शीर्षस्थे विभज्य योतक, है ना। एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। क्वेश्चन मैं शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, फटाफट आप देख के मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। अच्छा जितने क्वेश्चन है देखना, जितने क्वेश्चन कराए सारे के सारे कैसे हैं, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बात पे जो है हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना, ठीक है। चलो, कह रहा है एक वाहन में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र कहलाता है, मतलब इन एन ऑटोमोबाइल द डिस्टेंस कवर्ड इज डिस्प्लेस ऑन द एक वाहन में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कहलाएगा ऑडोमीटर, ठीक है। ऑडोमीटर, इसका आंसर क्या होगा, ऑडोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये तो शॉर्ट है, लॉन्ग भी चाहिए आपको, लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहिए, तभी सब शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और सारे कैसे क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन एकदम। हाईवे पर चलती एक वैन के ऊपर एक सूटकेस रखा था, एक ट्रक अचानक उसके सामने रुका, ठीक है, ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाकर वैन को रोक दिया, ड्राइवर सूटकेस बांधना भूल गया था, तो क्या इसलिए रुकने पर झड़प के कारण सूटकेस किस तरफ गिर जाएगा, है ना, मतलब ये कह रहा है जो गाड़ी है, चलो मैं अपनी बात समझा, एक वैन है, वैन के ऊपर सूटकेस रखा हुआ है, बट सूटकेस बंधा हुआ नहीं है। अब क्या गाड़ी अचानक रुकेगी, क्या हुआ, जैसी गाड़ी रुकती तो आपको आगे तो जाते हो, जैसे मान लो आप पीछे बैठे हो गाड़ी के और गाड़ी अचानक रुकती तो आप कहाँ गिरोगे, पीछे गिरोगे आगे गिरोगे, जाहिर सी बात है आगे ही गिरोगे, है ना। जैसी गाड़ी रुकेगी तो आप आगे गिरोगे, है ना, तो वही केस यहाँ पे होगा, वही सेम सिचुएशन यहाँ होने वाली है। इनर्शिया में ऐसी होता है, किसमें होता है, इनर्शिया में। क्या कह रहा है, बाईं ओर, दाईं ओर, सामने की ओर, पीछे की ओर, सामने की ओर गिरेंगे यार, ये तो सबको पता है, ये तो डेली लाइफ में होता रहता है। पीछे बैठे में भाई गाड़ी में ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, मतलब ड्राइवर हो या हमारा भाई हो, जो भी दोस्त हो, हमने क्या आगे की ओर गिरते हैं तो क्या होगा,
फ्रंट साइड, सामने की ओर, ठीक है। यहाँ ये जड़त्व इनर्शिया वाले से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा जड़त्व इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, सब बताऊंगा, ठीक है। बट आप प्लीज ये वीडियो को जो है अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स में या 9th क्लास के ग्रुप में भी शेयर कर देना, ठीक है। देखो, हमेशा दूसरों का भला चाहना चाहिए, भला किसी का भला करोगे तो आपका ही भला होगा, ठीक है ना। आप पास हो जाओ, अपने दोस्तों को भी पास कराओ, अपने पड़ोसियों को भी पास कराओ, ठीक है। और आप शेयर कर दोगे तो हमारे भी थोड़े व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे, तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना, है ना। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब ये जड़त्व की थोड़ी परिभाषा है, व्हाट इज इनर्शिया, है ना। एक मिनट को पढ़ो एक मिनट पढ़ो। पढ़ लिया। कह रहा है ये किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण है, मतलब किसी वस्तु का गुण है, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था, मतलब इनर्शिया का जड़त्व ये कहता है कि भाई अगर वो कोई भी चीज या वस्तु रुकी हुई है तो वो चाहती है कि वो रुकी ही रहे, विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहे, है ना। अगर चल रही है तो वो चल ही रहे, ठीक है। बहुत आलसीपना है इसमें। कोई भी कार्य मतलब रुकी है तो चाहेगी रुकी रहे, चल रही है तो चाहेगी चली रहे, और अगर विराम हल्के चल रही है तो चाहेगी हल्के ही चलती रहे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अपनी विराम अवस्था यानी रुकी हुई या एक समान गति, है ना, सेम स्पीड को बनाए रखना चाहती है, और इसमें कोई भी बदलाव, मतलब बदलाव नहीं चाहती, ठीक है, कहीं भी बदलाव नहीं हो रहा है, क्या कहेगा, जड़त्व, ठीक है। इन दिस द in it is the natural property of an object due to which it wants to maintain its state of rest स्टेट रुकी रहना चाहती है, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड डजंट वांट एनी चेंज, ठीक है। इसे कहते हैं जड़त्व इनर्शिया। यानी अगर कोई चीज रुकी है तो रुकना चाहेगी, अगर चल रही है तो चलती रहना चाहेगी, वो नहीं चाहेगी कि मैं रुक जाऊं, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो ये होती है जड़त्व इनर्शिया। अब कह रहे हैं किसी वस्तु द्वारा कार्य, ये क्वेश्चन है, ठीक है, पी वाई क्यू है सारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप पे। देखो, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात और, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपकी परिभाषित क्या, शक्ति किसे कहते हैं। अगर आ जाए व्हाट इज पावर किसे कहते हैं, तो लिख लेना, डेफिनेशन लिख लेना, शक्ति किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये तो हमारी शक्ति की परिभाषा, आगे लिख लेना, कभी कभी आ जाता है 2 नंबर का, है ना। तो व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पावर। ये तो पावर की यानी शक्ति की परिभाषा होगी, लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आगे, निम्न में से शक्ति ज्ञात करने के लिए सही समीकरण चुनिए। मतलब जो शक्ति है, पावर है, उसका हमने डेफिनेशन पढ़ ली, पावर की डेफिनेशन क्या होती है, शक्ति की परिभाषा क्या होती है, हमने पढ़ ली। अब शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है ये पूछ रहा है ना। फॉर्मूला बताना है, क्या सूत्र होता है शक्ति यानी पावर का, तो क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये तो हो गया वर्ड्स में, और शॉर्ट में क्या होता है, P इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है, P इक्वल टू W अपॉन T। तो कौन सा होगा, P इक्वल टू W अपॉन T, ये रहा B होगा, ठीक है। P इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। शक्ति की परिभाषा भी होगी, शक्ति का फॉर्मूला भी हो गया, पावर की डेफिनेशन भी होगी, और क्या हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, है ना। अब देखो आपके ये एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी बात पी बाई क्यू है, पिछले साल के क्वेश्चन है, तीसरी बात सिर्फ क्वेश्चन नहीं, टिक नहीं लगा रहे, मैं आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर इससे हटके क्वेश्चन आ भी जाए, जो आएगा तो वो भी आप कवर कर लोगे, ठीक है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करा ही दिए। चलो फिर पढ़ो एक क्वेश्चन, क्या, साक्ष्य की इमारत की सीढ़ियां चढ़ती है और जमीन से 8 मीटर ऊपर पहुंचती है यदि उसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, और जी का मान दे रहेगा, जी बराबर क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, क्या फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा, उसका फॉर्मूला होता क्या है, तो क्या होता है ये भी लिख लो, जितने मैं कर रहा हूँ सब देखो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखो फटाफट लिखो, क्या होता है, ये होता है स्थितिज ऊर्जा
या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म ईपी कहते हैं, इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एम इंटू जी इंटू एच, है ना। एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है। जी की तो वैल्यू दे रखी है। एच क्या होता है, हाइट होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, एम द्रव्यमान मास, जी की वैल्यू दे रखी है, और एच क्या है, एच है हमारी हाइट और ऊंचाई, ठीक है। अब फटाफट यहाँ से वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, देखना क्या क्या दे रखा है। 8 मीटर ऊंची, मतलब एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद पहुंची यदि उसका द्रव्यमान एम दे रखा है, द्रव्यमान यानी मास कितना होता है, मास दे रखा है 40, तो क्या बताना है, और जी की वैल्यू कितनी रहेगी, जी की वैल्यू की 10, ठीक है। ये दे रखी वैल्यू। अब एच इजिकल टू 8 है, एम इजिकल टू 40 है, जी बराबर 10 है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है ये, कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 3 नंबर के भी आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है कि हमने वैल्यू ऊपर से निकाली, स्थिर ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है ईपी इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू है 8, नहीं एम की वैल्यू 40 इंटू एम जी की वैल्यू है 10 और इंटू एम जी एच कितना 8 है ना। गुणा करो, तो सबसे पहले 8 की गुणा 40 से करना, गुणा का भी एक तरीका होता है ना, ताकि आपको टाइम बचे, क्योंकि 8 चौक 32 होता है, 8 4 32 होता है, तो 8 चौक 32 और जीरो ये वाले इधर आगे लगाओ, सॉरी एक जीरो लगेगा ना, 8 चौक 32 जीरो आगे लगाए और 10 ये, अब 2 जीरो लगा तो मतलब कितना 332 आ गया। ये हो गया आपका कौन सा आंसर होगा, बताओ कौन सा होगा, 550, 500, 320 या 3200, आंसर है 3200 जूल, ठीक है। क्या आंसर है, 3200 जूल, ठीक है। कर लोगे, हाँ कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देख लो ऐसे करेंगे, न्यूमेरिकल है, 1 नंबर मैंने आपको 3 नंबर क्वेश्चन करा दिया। अब ये क्या करा, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है, यदि वस्तु की स्थित ऊर्जा इतनी है और तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास दे रखा है, मास यानी द्रव्यमान कितना है, वस्तु का द्रव्यमान यानी मास कितना है, 12 किलोग्राम मास है, कितना मास है 12, पढ़ते रहो वैल्यू लिखते रहो। उसके बाद सर्टेन हाइट एबव द ग्राउंड, हाइट, अच्छा हाइट नहीं दे रखी, हाइट हमें फाइंड करनी, कह रहा भाई हाइट फाइंड करो, क्या फाइंड करो, ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात करो, हाइट फाइंड करो, ठीक है। और क्या दे रखा है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा दे रखी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है, बताओ स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 480 जूल, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रखी है, 480 जूल दे रखी है, तो हाइट फाइंड करनी है, और जी की वैल्यू दे रखी है, जी बराबर कितना है, जी का मान है 10, ठीक है। ये हमें दे रखा है, अब हम क्या लगाएंगे, हमें पता है एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चलो क्या गिवन है, ये रहा जो हमारे पास है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, मतलब जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। फटाफट बताओ जो स्थिति ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, हमें कितनी दे रखी है, 480 क्वेश्चन में दे रखी है, कह रहा भाई ऊर्जा स्थिति ऊर्जा कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 480 है, तो यहाँ रख दो बराबर कितना है, बराबर है 480, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, ये है LHS, ये है RHS। LHS में क्या है, स्थिति ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम क्या करेंगे, LHS में स्थिति ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है पता है, फॉर्मूला होता है स्थिति ऊर्जा बराबर LHS में, ठीक है। इसका फॉर्मूला नीचे लगाओ, क्या होता है, क्या होता है, MgH, ये होता है ये फॉर्मूला, बराबर कितना है 480, ठीक है। अब फटाफट क्या करो, यहाँ की वैल्यू उठाओ, इसमें पुट कर दो, m कितना है, m है 12, m है 12, g है 10, h तो नहीं पता यार, ये देखो तीनों गुणा हो रहे हैं, m इंटू जी इंटू एच है, ठीक है। h नहीं पता कोई बात नहीं, h तो आप हमारी यार फाइंड कर लोगे, तो हम लोग यार मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, गणित वाले बच्चे हैं, तो क्या करेंगे, चुटकियों में आंसर निकालने कैलकुलेशन करेंगे। क्या करोगे, अब क्या करो, इसकी गुणा करो, कितना आया
12 धाम 120 गुणा h बराबर कितना आया 48 480। अब h की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 120 को वहां फेंकना है RHS में, गुणा वाला वहां जाता है भाग हो जाता है, ठीक है, भाग में जाता है, भाग नहीं हो जाएगा। 120 को जब आप RHS फेंकोगे तो 480 के नीचे आएगा, डिनोमीटर बन जाएगा, कितना है हर बन जाएगा। h बराबर आ गया 480 बटे में कितना आया 120, ठीक है। अभी 0 से 0 कटा, कट गया, कितना बचा h बराबर बता 48 बटे 12। अब बताओ 12 चौक 48 काटो, 12 का फाड़ा कितने बार पड़ा 48 आ जाए 4 बार, तो h बराबर कितना है h बराबर है 12 चौक 48, ठीक है। अच्छा ये क्या है h है तो मतलब मीटर ही होगा, लिख दो मीटर। ऐसे करते क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, ठीक है। क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट करें। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया यहीं पर ही। चलो पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो क्या कह रहा है। मिक्स क्वेश्चन है सारे चैप्टर से, देखो जितने क्वेश्चन सारे चैप्टर से लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं एक चैप्टर से, सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स क्वेश्चन मिक्स है, मिक्स 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 मिक्सर मिक्सचर जूस है ये। पियो और एनर्जी बनाओ। कह रहा ध्वनि, ध्वनि का वह अभिलक्षण जो उसकी प्रबलता को निर्धारित करता है ना, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिसाइड्स इट्स लाउडनेस। क्या कहलाएगा ये पढ़ो, ये डेफिनेशन पढ़ लेना, याद कर लेना, ये बाद में करेंगे। चलो उत्तर कर ही देते हैं। क्या होता है इसका, होता है आयाम। क्या होता है एम्पलीट्यूड होता है ध्वनि का। ये गण जो ध्वनि का जो अभिलक्षण क्या होता है आयाम होता है, ठीक है, जो क्या करता है इसको निर्धारित करता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड। अभी डेफिनेशन पढ़ो, उत्तर इसका आंसर क्या आयाम हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है। अब देखो ये देखो एक बार देखो, अब देखो ये पढ़ लेना, याद कर लेना, कभी कभी आ जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन किस में आते हैं, अभिकथन और कारण में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, अजर्सन रिजन में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए में हाँ समझो। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है, हाँ भाई करती है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये परिभाषा है, इस परिभाषा से हमने इसका आंसर दिया है, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन भी हो गया और हमने पढ़ लिया डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। डॉक्टर किसी मरीज के शरीर में हृदय या फेफड़ों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए, हाँ अरे यार ये वही है जो आप कभी आपको बुखार आया होगा तो डॉक्टर ने आपको जो जिसे हम ऑला टाइप का कहते हैं लगाते हैं, उसका नाम ऑला नहीं होता, क्या होता है उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं स्टेथोस्कोप, है ना, जो कान में लगाते हैं फिर चेक करते हैं यूं करके, ऐसे यूं करके, क्या होता है स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है। उसी की बात कर रहा है, उसे कहते क्या है, क्या नाम है उसका, पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है ना। हाँ ध्वनि को सुनने के लिए एक चिकित्सक यंत्र का उपयोग करता है, चिकित्सक यंत्र का नाम चुनिए, नाम बताना है, हाँ नाम नाम नाम, क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, क्या है स्टेथोस्कोप, है ना। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली प्रजाति मिश्रित मछली संवर्धन में सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है, सही है। अब देखो जो बॉस है ना, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग फिश स्पीसीज इज अ सरफेस फीडर। सरफेस फीडर मतलब अभी हम पढ़ेंगे मछलियों के बारे में, जो मछली है फिशेस होती हैं, टाइप्स ऑफ फिशेस की स्पीसीज होती है, स्पीसीज होती है ना, स्पीसीज होती है, एक तरह की प्रजाति होती है, जो मछलियों की प्रजाति होती है। तो बहुत सी प्रजाति क्या करती हैं, जो नदी है, नदी जो नीचे जमीन से अपना सरफेस मतलब नीचे से अपना भोजन प्राप्त करती हैं, और बहुत सी मछलियाँ फिश क्या होती हैं नदी के बीच से अपना भोजन प्राप्त करती हैं, बहुत सी ऊपर से करती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है, सतह, सतह मतलब होता है जमीन, नदी के नीचे से, नीचे जो कीचड़ वगैरह होती है सतह से, ठीक है। कहाँ से सरफेस फीडर, फीडर तो कौन सी होती है, क्या होती है कैटला होती है, याद कर लेना कौन सी होती है, कटला, कटला कटला, ठीक है, सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो कटला। तो कौन सी मछली जो है सतह से भोजन प्राप्त करती है, सरफेस फीडर कौन होती है, कटला। कटला मछली क्या करती है, सरफेस से, जमीन के सरफेस से मतलब जमीन की सतह से क्या अपना भोजन प्राप्त करती है। ये पढ़ लो, मैं कुछ लेकर आया हूँ, और क्या आपका कुछ और इससे अलग क्वेश्चन आ जाए कैसे होगा। तो क्या कह रहा है कटला मछली, है ना क्या है कटलास आर, कटलास आर सरफेस फीडर, ठीक है, लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सब ये।
कटला मछली क्या है, जल की सतह से अपना भोजन प्राप्त करती है या भोजन लेती है, ठीक है, पहला हो गया बात। अब और पढ़ो, अब यहाँ पे रोहू मछली, रोहू रोहू क्या, रोहू रोहू मछली कौन सी मछली है, अबे आ जा यार, कौन सी मछली, रोहू, रोहू फिश, कौन सी, रोहू फिश, है ना। रोहू मछली जो है तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है। याद कर लेना कि कौन सी मछली जो है तालाब के मध्य क्षेत्र से भोजन लेती है, रोहू मछली, ठीक है ना। रोहू फीड इन द मिडल जोन ऑफ पॉन्ड, ठीक है, ये पढ़ लिया, रोहू के बारे में पढ़ लिया, कहां से कैसे करती है। एक होती है मृगल, कौन सी होती है, मृगल तथा कॉमन कॉर्प। अब क्या, मृगल तथा कॉमन कॉर्प तालाब की तली से भोजन प्राप्त लेती है, ठीक है, तालाब की तली से लेगी, अब है ना। मृगल एंड कॉमन क्रॉप्स आर बॉटम फीडर, ठीक है। और एक क्या, ग्रास कॉर्प खरपतवार खाती है, ग्रास कार्प क्या, फीड ऑन द वीड्स। खरपतवार क्या होता है, खरपतवार आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ते हैं, 9th में भी है थोड़ा सा, हाँ है 9th में भी है, खरपतवार है, फीड मतलब जो खेत में ऐसे प्लांट्स जो कि जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे हम भांग वगैरह कहते हैं, जो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे आ जाते हैं एक्स्ट्रा, जो जैसे गेहूं की फसल करी है उसमें कुछ घास फूस उगाई, उसे खरपतवार कहते हैं, ठीक है ना। जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, उन सारे पौधों को खरपतवार कहते हैं। हम्म, उनसे किसान क्या करते हैं, छटाई करते हैं, काट 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 सफाई कर काट काट के फेंकते रहते हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा हो जाता है वही होता है। ग्रास कॉर्प क्या करती है, खरपतवार खाती है, ग्रास क्रॉप फीड ऑन द वीड्स, ठीक है। हाँ, अब क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मधुमक्खी पालन के लिए वांछनीय नहीं, वांछनीय नहीं है, ठीक है। among the following statements which one is not desirable for bee keeping, ठीक है। चलो हम सारे पढ़ते हैं, यहाँ पे आप यहाँ से जो है आप एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनाना, एक क्वेश्चन बनाना, निम्नलिखित में कौन कौन से वांछनीय है वो सारे लेना, कौन कौन से वांछनीय नहीं है वो लिखना, ठीक है। पहले पढ़ेंगे कौन कौन से वांछनीय है, ठीक है। अब क्या है, मधुमक्खियां बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करती हैं, ठीक है, हाँ। अब मधुमक्खियां क्या है, लंबे समय तक छत्ते में रहती हैं, हाँ ठीक है। मधुमक्खियों में मधु एकत्र करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। अब ये क्या है, मधुमक्खियों अधिक डंक मारती है, मधुमक्खियां जो अधिक डंक मारती हैं और विभिन्न चरगाहों में चली जाती हैं, ये गलत है, ठीक है। तो जो गलत है वही इसका आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, वी स्टिंग मोर एंड गो टू डिफरेंट फेस्ट, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन मधुमक्खी पालन के लिए वांछनीय है, क्या ये वांछनीय, ये डिजायरेबल नहीं है, क्या है, ये डिजायरेबल नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर, और जो बचे वो डिजायरेबल है, ठीक है, वांछनीय जो बचे हुए हैं। कौन सी कृषि संबंधी विशेषताएं चारा फसलों के लिए अच्छी मानी जाती हैं, है ना। चारा फसल, जो चारा फसल है, चारा फसल भी क्यों है, बहुत सारी फसलें होती है, चावल की फसल, चावल की हो गई, गेहूं की फसल हो गई, हम लोगों के लिए होती है, चारा फसल भी होती है। कौन सी होती है, विच एर्गोनोमिक एग्रोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसीडर्ड गुड द, क्या है, फोडर क्रॉप, है ना। अब बताओ, चारा फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है कौन सी कृषि, क्या है, बोरापन और अच्छी शाखाएं ना होना, नहीं, कौन सी हो गया इसका आंसर, ये लंबाई और सघन शाखाएं। एक तो क्या है, पौधे की लंबाई हो, सघन शाखा कैसी हो, घनी हो, सघन हो, ठीक है ना। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गई, चारा फसल के लिए हो गई, अच्छी मानी जाती है ना, किसके लिए, चारा फसलों के लिए अच्छी है, कौन सी, लंबाई और सघन शाखाएं होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये है अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, आदर्शन रीजन वाले। क्या रसोई से गर्म पके हुए भोजन की गंध कुछ ही सेकंड में हम तक पहुंच जाती है, ठीक है, हाँ पहुंच जाती है ना। द स्मेल ऑफ हॉट फूड फ्रॉम द किचन रीच अस इन सेकंड। बताओ, अब देखो जो ये बोल रहा है, जो अभिकथन यानी अदर्शन बोल रहा है, वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है भाई, गर्मा गर्म खाने की महक बहुत दूर दूर तक जाती है। और ये मैंने जो है एक चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है साइंस का, वीडियो में आप नीचे देखोगे, है ना, इससे पहली वीडियो मैंने साइंस की वही बनाई है, दूसरी वीडियो बना रहा हूँ साइंस की।
जो साइंस की पहली वीडियो मैंने बनाई है, आप देखना, नीचे स्क्रॉल करना, नीचे पड़ी साइंस की वीडियो, है ना, विज्ञान की क्लास वो ये कंपार्टमेंट के लिए वीडियो बनाई है साइंस की, उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से बताया, जितना सारा इसको मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है गर्मा को खाने की, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ गया आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी मैंने करा दिया। तो जिन जिन विद्यार्थी ने वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट ये देखने के बाद इससे पहली जो वीडियो बनाई है साइंस की वो जरूर देखना, ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से जो आते हैं, ये सब बताया वहाँ पे सब। यहाँ से इस वीडियो में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे जो है उस वीडियो में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया, ठीक है। तो पहली साइंस की जो वीडियो नीचे है, नीचे वाली वीडियो साइंस की जरूर देख लेना, ठीक है। हाँ भाई सही है, ये सही है। क्या है, जो गर्मा गर्म खाना है उसकी, जो रसोई में गर्म खाना बनता है उसकी महक बहुत दूर दूर तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये तो ठीक बोल, आगे बढ़ो। गैस में अन्य गैसों का विसरण बहुत तेजी से होता है, हाँ भाई सही है, ये भी सही है ना। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैस, हाँ ठीक है, मतलब दोनों सत्य हैं। तो आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना है कि दोनों सत्य हैं, और ये इसकी परिभाषा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन में, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या है, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इन वाले क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये चूज करा करो जो जो अभिकथन है सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, ठीक है, समझ में आया। और नीचे वाला भी दोनों पहले देखिए सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, अगर सही बोल रहा है फिर उसके बाद देखते हैं इसकी व्याख्या करता नहीं करता है। अगर मान लो यहाँ भी डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ भी, दोनों में सेम बात होती है, डिफ्यूजन होता है, तो देखो इसकी व्याख्या ये। अब कभी कभी ऐसा होता है तो ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, बट यहाँ कुछ और बोलता है, यहाँ कुछ और बोलता है, तो वो वहाँ पे ऑप्शन तो दोनों सही है, बस व्याख्या नहीं होती है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। यहाँ पे व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो गर्मा गर्म खाने की हो रही है, गर्मा गर्म खाने की महक पहुंच रही है, किसके कारण पहुंच रही है, डिफ्यूजन के कारण पहुंच रही है, ठीक है। जो विसरण है, यहाँ भी जो है विसरण बहुत तेजी से हो रहा है, यहाँ भी बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है, विसरण का बात हो रही है, और यहाँ विसरण की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने सारा कहाँ बताया है, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है साइंस की कंपार्टमेंट वाली, उसे उसमें सारा बता रखा, वो वीडियो देख लेना, ठीक है, नीचे है। चलो, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्वथनांक, क्वथनांक से कम तापमान पर, ठीक है, ऑफ द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, वाष्पीकरण कहलाती है, वाष्पीकरण एवापोरेशन कहलाती है ना। ये भी, और मैंने इसको भी वाष्पीकरण एवापोरेशन, ठीक है, और सब्लिमेशन, जितना भी आपका चैप्टर फर्स्ट का सारा मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई उसमें कर रखा है, बस प्लीज जाके देख लेना अगर आप चाहते हो कि आप इस कंपार्टमेंट में जो अच्छे से नंबर पास हो जाओ। तो जितनी वीडियो साइंस की मैंने पहले वो भी देखना, और ये भी देखना, और इसके बाद एक वीडियो और भी वीडियो लाऊंगा वो भी देखना, ठीक है। यहाँ पे एवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, और इसी के द्वारा क्या होता है, इसी के द्वारा जो होता है, जो आप पोछा लगाते हो घर पे, जो पोछा लगाते हो, क्या होता है, गीला फर्श थोड़ी देर में ही सूख जाता है, क्यों सूखता है, कॉज ऑफ एवापोरेशन, पानी सारा एवापोरेट हो गया, वाष्पीकृत हो गया, वाष्पीकरण के द्वारा, ठीक है। आंसर होगा वाष्पीकरण, एवापोरेशन। वायु को द्रवित किया जा सकता है, कैसे द्रवित किया जा सकता है, मतलब जो वायु है, वायु को द्रव बनाना है, द्रव बनाना है मतलब गैस को क्या करना है, लिक्विड बनाना है। कैसे बनाना है, एक तो तापमान कम कर दो, उसके बाद दाब बढ़ा दो, ठीक है, क्या करो, इंक्रीज, हाँ तापमान कम करना है, डिक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओगे तापमान कम करोगे तो गैस है द्रव में बदल जाएगी, जो गैस से किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या हो गया, इसलिए आंसर क्या हुआ, दोनों, दोनों बी और सी, ठीक है, बोथ बी एंड सी, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन को पहचानिए, ठीक है, आइडेंटिफाई द केमिकल चेंजेस अमंग द फॉलोइंग। अच्छा देखो, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, पता है। अब यहाँ पहले क्वेश्चन करते हैं, देखो भौतिक परिवर्तन में आपको बताता हूँ, मतलब एक तो फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे कागज का फाड़ना, कागज का फाड़ना, बर्फ का गलना, या पानी का जमना, ये सारे क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं, है ना। अच्छा, फिजिकल चेंजेस में सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो भी हम जैसे पानी को बर्फ बना रहे हैं, तो बर्फ को दोबारा हम मतलब दोबारा पलटा जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में, फिजिकल चेंज में जो चीज एक नया पदार्थ बनता है ना, उसको दोबारा पुराना बनाया जा सकता है। जैसे क्या है, पानी को बर्फ बनाना है, क्या एक तरह की भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक अवस्था है, फिजिकल चेंज है। अब जो हमने पानी से बर्फ बनाया है, दोबारा बर्फ से पानी बन सकता है, हाँ बन सकता है।
बट जो केमिकल चेंजेस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें जो है अगर कोई भी चीज आपने बनाई दोबारा वो पहले जैसे नहीं बन सकती। जैसे क्या है, दूध का दही में बदलना, तो दूध का दही बदलना क्या कहलाएगा? कहलाएगा केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्यों? एक बार जो दूध दही बन गया, दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता। सही है? ये क्या होता है? कोई भी चीज बनी और दोबारा उसको पहले जैसे ना किया जा सके, वो क्या होता है? केमिकल चेंजेस होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? कोई भी चीज आपने बनाई और दोबारा पहले जैसा बनाया जा सकता है। जैसे क्या है? मोम का पिघलना, मोम का मेल्टिंग ऑफ, मेल्टिंग ऑफ जो वैक्स होता है, वो क्या कहलाए? वो उसे कहते हैं फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन है। क्या मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्यों? मोम पिघल गया, दोबारा से मोमबत्ती बना दो, दोबारा क्या करो? फर्मे में डालो, जमा, दोबारा मोमबत्ती बन जाएगा। ठीक है? तो मोम का पिघलना क्या है? भौतिक। समझ में आया? भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? आप ये क्वेश्चन करो। किसको बताना है? रासायनिक परिवर्तन को बताना है। केमिकल चेंजेस। कागज का फटना, कागज का फाटना कहते हैं एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। क्या है? टेयरिंग ऑफ पेपर, तो कागज फट गया, कागज फट गया कोई भाई बहुत बड़ी बात है, दोबारा कागज को रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा कागज बनाया जा सकता है। तो कागज को फाड़ना क्या एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। ठीक है? उसके बाद पानी का जमना, है ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना भी क्या एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। पानी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, दोबारा उसको पानी बना दो। ठीक है? तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। आगे पढ़ना, मिट्टी और नमक मिलना, मिक्सिंग सॉइल एंड सॉल्ट, मिट्टी और नमक का मिलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? दोबारा मिट्टी और नमक को अलग किया जा सकता है। ठीक है? उसके बाद लास्ट आता लोहे के गेट में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ एन आयरन, मतलब लोहे में जंग लगना क्या एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना क्या एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है। और कैसे होता है? दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। और कागज का जलना या मोमबत्ती का जलना क्या है? केमिकल चेंजेस है, रासायनिक परिवर्तन है। सही है? आगे करें। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया होती है। हाँ होती है, सही बात है। घटक को झिल्ली जीवात जनन में सहायता करते हैं, पहचानिए। मतलब जो झिल्ली बन रही है, मेम्ब्रेन बन रही है। ठीक है? अब देखो, फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, अब क्या बन रहा है? मेम्ब्रेन का बनना, बिल्ड हो रहा है मेम्ब्रेन। ठीक है? द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन, क्या है? मेम्ब्रेन इज कैरिड आउट द, ठीक है? अब बताना है जो ये मेम्ब्रेन बन रही है किस किस के द्वारा बन रही है ना? क्या है? कौन कौन सहायता करता है, कौन कौन हेल्प करता है? हेल्प इन द मेम्ब्रेन, और क्या है? कौन करता है? प्रोटीन एंड वसा। इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन और वसा। क्या होगा? प्रोटीन एंड वसा, लिपिड्स। ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सहायता करता है झिल्ली जीवात जनन में, यानी कोशिका झिल्ली के निर्माण में कौन 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 सहायता करता है? प्रोटीन एंड वसा करता है। ठीक है? प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन द मेम्ब्रेन ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है? अभी मैं कुछ डेफिनेशन लेकर आया, पढ़ लो एक बार। कि झिल्ली झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन होगा। झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड, है ना, मेम्ब्रेन, क्या है? वायोजेनेसिस। ठीक है? तो क्या कुछ प्रोटीन और वसा, दोगे ना, कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है? सही है? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु ऊतक जो जीवों के सभी अंगों को ढकता है, आमतौर पर एक, ठीक है? अब कह रहा है जो ऊतक है क्या करता है? जीवों के सभी अंगों को ढकने का काम कौन सा करता है? ठीक है? वह रिश्तेदार झिल्ली द्वारा नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग होता है। ठीक है? जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? द एनिमल टिश्यू दैट कवर्स ऑल ऑर्गेनिज्म इन एन ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द, ठीक है? पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो। आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका आधार झिल्ली। क्या होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी सी सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब कह रहा है वह ऊतक पहचानी जो पौधों को पानी को ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम बनाता है। आइडेंटिफाई द टिश्यू विच एनेबल्स प्लांट्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर वर्टिकली, ऊपर तक लेके जाएगा। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा? जाइलम ऊतक के बारे में पढ़ा था। सारा काम क्या करता है?
ट्रांसपोर्टेशन का, पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो, है ना, पानी का परिवहन हो, ठीक है, तो कौन परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन कार्य कौन करता है, कौन करता है, जाइलम ऊतक करता है, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, फ्लोएम नहीं, क्या होगा, जाइलम। जाइलम ऊतक क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन काम करता है, परिवहन काम करता है, ठीक है। मिट्टी से पानी लेकर जाता है ऊपर तक, कौन लेकर जाता है, जाइलम ऊतक। परिवहन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कौन कर रहा है, पानी वानी वगैरह का, जाइलम। पढ़ लो। कभी भी क्या आता है, जाइलम ऊतक के कार्य लिखिए, क्या होता है, व्हाट इज जाइलम ऊतक, ठीक है, क्या है? ये जड़ों से पानी और खनिज पदार्थ, है ना, जो मिनरल्स होते हैं मिट्टी में, बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको भी क्या करता है, मिट्टी से पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, जाइलम ऊतक, जाइलम टिश्यूज पहुंचाता है, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स, कौन, जाइलम ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब कह रहे ऊतक का पता लगाइए जो अंगों के अंदर की जगह को भरता है, मतलब कौन सा ऊतक क्या करता है, जो अंग है, अंगों के अंदर की जगह को भरने का कार्य कौन करता है, फिलर का कार्य कौन करता है, कौन सा करता है, बी, आंसर होगा बी, क्या, एरियोलर ऊतक जो होता है, मतलब एरियोलर टिश्यू क्या होता है, क्या, फिलर का कार्य करता है, भरने के, भरना, अंगों की सतह को भरना, ठीक है, कौन करता है, एरियोलर ऊतक, ठीक है। ये रहा इसके बारे में थोड़ा कुछ, एरियोलर ऊतक क्या होता है, ये रहा, ये एक फिलर, मतलब भरने वाला ऊतक है, क्या है, सिर्फ याद करो, जो है ये क्या, भरने वाला ऊतक है, ठीक है, क्या है, फिलर टिश्यू है, ठीक है। अब देखो यार, कह रहा गति का तीसरा नियम ये भी कहलाता है, क्या कहलाता है, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, याद कर लेना, क्या, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज एक्शन रिएक्शन लॉ, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहलाता है, गति का तीसरा नियम। यदि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है, देखो यहाँ से जड़त 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 यानी इनर्शिया से क्वेश्चन आ गया, यदि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वह ब्राह्म अवस्था में ही रह जाती है, यदि वह गतिमान है तो वह गतिमान ही रहती है, वह वस्तु, इस गुण को, मतलब वस्तु के इस गुण को क्या कहा जाता है, ठीक है। इन एन ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप, ठीक है, मूविंग, दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है, अभी पढ़िए मैंने, हमने ऊपर पढ़ा इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, जड़त्व होगा इसका आंसर, आंसर होगा ए, इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान बताना है ना, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज देखो ये होता है मान, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, आता है बार बार, कई बार आता है, जो कैपिटल जी है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, जी यानी कांस्टेंट का मान क्या होता है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका सी होगा, ठीक है ना, जो होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब कह रहे हैं एक विशाल जहाज समुद्र की सतह पर तैरता है क्योंकि, है ना, अ ह्यूज शिप फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन बिकॉज, बिकॉज क्यों तैरता है, जहाज का घनत्व जो है, देखो इसे कहते हैं, जो ये साइन है, साइन कौन सा है, जहाँ पे साइन खुल रहा है उसे कहते हैं वो बड़ा होता है, और जहाँ नहीं खुल रहा वो छोटा। अब बताओ इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है जहाज का घनत्व जो है ज्यादा है किसके, समुद्र के पानी के, मतलब इसका मतलब ये कह रहा है कि जो जहाज का घनत्व ज्यादा है, किससे ज्यादा है, समुद्र के पानी के घनत्व का, इसलिए तैरता है, या जहाज का घनत्व क्या है, कम है समुद्र के पानी का घनत्व, इसलिए तैरता है ना, अ डेंसिटी ऑफ शिप्स ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, आता है? हम्म, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम्म
कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लोग भी कमेंट में कर दिया करें। हो गया? बताओ, जहाज का घनत्व क्या है? ज्यादा है पानी घनत्व के, या जहाज का घनत्व क्या है? कम है? इसका आंसर करना कमेंट में, ठीक है? ठीक है, चलो। हाँ, वैज्ञानिक अवधारणा अवधारणा के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करना उसे कहते हैं। मतलब वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करना उसे कहते हैं जब, अच्छा ठीक है, वर्क इज सेड टू बी डन को अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक कंसेप्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। आंसर कमेंट्स में करना। अगर नहीं आता फिर भी कमेंट्स करना कि जो है उसका आंसर बता दीजिए। तो मैं क्या, जो इसकी ये तो पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का जो है, मतलब एमसीक्यूज का ये पार्ट फर्स्ट है। एमसीक्यूज और क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है? उसका पार्ट 2 होगा, अगर चाहिए तो बता देना, ठीक है? तो मैं इसका आंसर आपको वहीं बताऊँगा, अगर आप कमेंट्स में कहोगे बताओ तभी, ठीक है? अदरवाइज़ नहीं। अब देखो कमेंट्स भी तो होने चाहिए ना, तो हमें कमेंट्स भी चाहिए। आप लोग तो को कमेंट्स करते ना, वीडियो को लाइक करते हो ना कमेंट्स करते हो, है ना? तो वीडियो को लाइक भी क्या करो, कमेंट्स भी क्या करो, कैसी वीडियो लगी, कैसा पढ़ाया मैंने, कैसा पढ़ाया, ठीक है? अच्छा लगा या नहीं लगा अच्छा, है ना? थोड़े अपने सजेशन भी दिया करो, हाँ, और किस टाइप के और कैसे पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है? चलो पढ़ो। वैज्ञानिक अवधारणा, हाँ, कार्य बताना है कि भाई कार्य करना, विज्ञान के हिसाब से कार्य कैसे-कैसे है? एक तो होता है हम जो कार्य करते हैं भाई, काम पे चले गए, कार्य कर लिया नहीं। कह रहे हैं भाई जो वैज्ञानिक है, विज्ञान के हिसाब से आप कार्य बताओ कैसे-कैसे हैं? व्हाई द साइंटिफिक, ठीक है? व्हाट इज़ वर्क, व्हाई द साइंटिफिक, तो बताना है। वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करना उसे कहते हैं। कब कहते हैं कि हाँ भाई कार्य हो गया? कब कहेगी साइंस कि आपने कोई कार्य कर लिया, ठीक है? ये कहना चाह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, इसलिए वस्तु विस्थापित हो जाती है, होती है। बल लगाया जाता है और वस्तु विस्थापित नहीं होती, बल लगाया जाता है, वस्तु विस्थापित होती है। इसका आंसर होगा डी। तो भाई जो साइंटिफिक वर्क होता है, क्या होता है कि किसी चीज़ पर आपने बल लगाया, ठीक है? जैसे किसी चीज़ पे आपने धक्का लगाया, पुश करा और वो क्या हो गई? मूवमेंट हो गया, है ना? विस्थापित हो गई, मतलब यहाँ रखी थी, वहाँ चली गई, है ना? जैसे बॉल पड़ी है, फर्श पे बॉल पड़ी, आपने क्या लात मारी, अब बॉल उठ के वहाँ चली गई, तो डिस्प्लेस हो गए ना, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ की चीज़ वहाँ चले जाना क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। आपने लात मारी यानी फोर्स लगाया, उसके बाद जो बॉल थी यहाँ की वहाँ चली गई, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापित हो गई बॉल। तो इसी को आप तो साइंस कहेगा हाँ भाई यहाँ कार्य हुआ है। क्या है ये? कार्य है, वर्क है। वर्क इसे ही कहते हैं कि एक तो फोर्स लगाओ, जब फोर्स लगाने के बाद वो चीज़ डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए, है ना? एक तो बल लगाओ, बल लगाने के बाद वो वस्तु क्या है? विस्थापित हो जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या वहाँ पे कार्य हुआ है, वर्क हुआ है, ठीक है? अगर आपने जैसे क्या है, दीवार है, मैंने बल लगाया, फोर्स लगाया, अब बताओ दीवार हिलेगी नहीं, तो आप ये इसे साइंस कहेगी ये वर्क है? नहीं, ये वर्क नहीं है। क्यों? सिर्फ आपने फोर्स तो लगाया है, बल लगाया, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना, विस्थापित नहीं हो रहा है, तो यहाँ कार्य नहीं होगा। सही है? समझ में आया? ये है वर्क की डेफिनेशन, कार्य की परिभाषा, ठीक है? ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ लेना है, ठीक है? अभी मैं समझाया वही है। इसने इतने बल लगाया, यहाँ बॉक्स था, अब यहाँ पे आ गया। एक तो बल लगाया, ऊपर से वस्तु बल लगाने के बाद, फोर्स लगाने के बाद ये बॉक्स था, यहाँ का यहाँ हो गया, विस्थापित हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ पे इसने कार्य कर लिया, ठीक है? अगर ये बहुत ही भारी होता, मान लो सिर्फ सिर्फ फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, ठीक है? और ये इससे हिल ही नहीं रहा है, यहीं की यहीं है, तो यहाँ पे कार्य नहीं है, सिर्फ बल ही तो है, फोर्स। तो सिर्फ फोर्स है, बल है, डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, विस्थापित नहीं है, तो क्या हुआ? यहाँ पे कार्य नहीं होगा, ठीक है? चलो एक बार पढ़ लेना, देख लो मैं डेफिनेशन ये है, एक बार पढ़ लेना, मैं आगे करता हूँ। अभी अब कह रहा है उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि
कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है, ठीक है ना। कह रहा टू कंडीशन नीड्स या नेसेसरी, टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। पहली कंडीशन क्या है, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, है ना। आ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, है ना। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि इनमें से कोई भी जो है कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो यहाँ पे कार्य नहीं होगा, ठीक है। एक बात और, यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन आता है, कार्य का मात्रक क्या होता है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, तो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर बोल दो या जूल, है ना। कार्य का मतलब क्या होता है, या तो न्यूटन मीटर होता है, जूल होता है ना। द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर या और जूल, ठीक है। और यहाँ से क्या है फॉर्मूला, ये भी एक नंबर कभी कभी आता है कि बताओ किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, है ना। वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये शब्दों में हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग इससे आगे, जो आ सकते हैं आपके, आएंगे और आ सकते हैं, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। देखो ये देख लो, एक बार देख लो, नजर डाल लो, ये होता है। अब करेंगे ये क्वेश्चन, करो न्यूमेरिकल है। कह रहे यदि वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है, बल यानी एफ इज इक्वल टू शून्य, एफ इज इक्वल टू जीरो है ना। What is the work done when the force on the object zero? When the force क्या है, force है जीरो, लिख दिया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट तो छोड़ो यार, विस्थापित हुआ नहीं हुआ तो वर्क तो जीरो ही, ये एफ तो जीरो दे दिया ना। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस तो होता है। अब बताना वर्क क्या होगा, कार्य क्या होगा। अगर यदि यदि बल फोर्स जीरो है तो वर्क बताओ कार्य क्या होगा। हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है एफ इंटू एस। अब बताओ W इज इक्वल टू क्या है, एफ कितना जीरो इंटू एस, मतलब अब जीरो से गुणा करें जीरो नहीं आ गया तो कार्य यहाँ पे क्या होगा, कार्य यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस, एस शून्य दे दिया, है ना, शून्य दे दिया। अब वर्क बताना है तो W फिर लगाओ, W इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, एफ इंटू एस, एस W एफ इंटू जीरो, तो कितना जीरो हो गया। तो आप ये कह सकते हो विस्थापन या बल में से कोई भी चीज, कोई भी एक चीज क्या शून्य हुई, जीरो हुई, तो बल भी यानी कार्य भी क्या होगा, सॉरी कार्य यानी वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। या तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन या बल यानी फोर्स, दोनों में से कोई भी जीरो हुआ तो वर्क यानी कार्य भी जीरो होगा। देखो ना, दोनों कंडीशन में क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कह रहा है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल, अच्छा बल फटाफट लिखो कितना हो रहा है, एफ इजिकल टू कितना है 5 न्यूटन, ठीक है। अब क्या है ना, a force of 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, अब द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर। अब जो वस्तु क्या 2 मीटर है, विस्थापित हो जाए 2 मीटर, तो मतलब एफ बराबर क्या 2 दे रखा है 2 मीटर, तो क्या करना है, तो किया गया कार्य बताना है कि वर्क कितना हो, W बराबर W बराबर कौन करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला का W इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ कितना है 5 इंटू 2, कितना हो गया, W बराबर कार्य कितना हो गया 10 जूल, 10 जूल बोल दो या न्यूटन मीटर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। 10 जूल बोलो या बोलो न्यूटन मीटर, ये हो गया 10 जूल, ये हो गया कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है, मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, ठीक है। यहां पर भी जो है कार्य ज्ञात करना है, एफ कितना दे रखा है, एफ दे रखा है 7 न्यूटन, मतलब 7 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट एफ कितना दे रखा है, एफ दे रखा है 8 मीटर। तो क्या बताना है, वर्क बताना है, यहाँ भी लगा दो फॉर्मूला, क्या W इंटू एस, एफ इंटू एस, W एफ इंटू एस, यानी एफ कितना 7 इंटू 8 कितना हो गया, W कितना हो गया 56 जूल, है ना।
यहाँ से आएंगे ऐसे क्वेश्चन आपके, सही है। 3 नंबर के आ सकते हैं, 3 नंबर के तो आएंगे। हाँ, तो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है ना। ये जो मैंने आपको कराया क्या था, सारा पार्ट 1 एक बार देख लो। देखो, देखना ज़रूरी है आपको, पढ़ो देखो। ऑल एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की हम सीरीज कर रहे हैं। सीरीज सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है। अच्छा, पार्ट फर्स्ट क्या कंप्लीट हो गया है, जो हमने अभी बनाया है, ये जो था पार्ट फर्स्ट था, है ना। क्या आपको पार्ट 2 चाहिए? चाहिए पार्ट 2 या नहीं चाहिए? फटाफट कमेंट्स करो, कमेंट्स करके बताओ कि आपको पार्ट 2 चाहिए, फटाफट बताना। अगर आप जल्दी देखो और जल्दी बताओ, उसके बाद मैं आज ही एक वीडियो और बनाऊंगा, एक को अपलोड करूंगा कमेंट्स आने के बाद कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि जब आपको चाहिए भी तो मैं मेहनत करूंगा, क्वेश्चन निकालना होता है, बनाना होता है, सब कुछ प्रिपरेशन होती है। तो अगर आपको चाहिए तो बनाऊंगा, तो फटाफट कमेंट्स करो पार्ट 2 चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, तो फटाफट कमेंट्स करके बताओ पार्ट 2 चाहिए, जल्दी बताना। और जितने स्टूडेंट्स हमारे ओला क्लासेस पे न्यू हैं, मैं उनसे कहूँगा जो है ओला क्लासेस को, हमारे ओला क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। और दूसरी बात, ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ, जो वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप चाहोगे, नहीं चाहोगे कि आपके दोस्त भी ये देखें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने 9th क्लास के ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी तैयारी हो जाए साइंस की, ठीक है। पार्ट 2 के लिए कमेंट्स करना, मैं फटाफट आज ही पार्ट 2 डालूंगा, ठीक है।